नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर बुलेटिन में। मैं नेहा सिंह और ये रही पिछले सप्ताह की प्रमुख खबरें। महिलाओं द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन बना माटुंगा, सभी पदों पर महिला कर्मचारी। मध्य रेलवे ने माटुंगा स्टेशन पर सभी पदों के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया है। माटुंगा स्टेशन देश का पहला महिला विशेष रेलवे स्टेशन बन गया है। भारतीय रेलवे ने देश के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। माटुंगा स्टेशन पर करीबन 30 महिला कर्मचारियों का स्टाफ है। स्टेशन प्रबंधक ममता कुलकर्णी की देखरेख में ये सभी महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी 1992 में मुंबई की पहली महिला स्टेशन मास्टर बनी थी। देश में हर 50 किलोमीटर पर एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर के अनुसार भविष्य में प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया जाएगा। अकबर ने उत्तरी कोलकाता के बीडन स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाडिया जिले के कृष्णा नगर में भी एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की घोषणा करते हुए MJ अकबर ने कहा कि जब उन जगहों पर पासपोर्ट ऑफिस खोले जाएंगे जहां के बारे में लोगों ने पहले कभी सोचा नहीं होगा, इस नए केंद्रों में सामान्य श्रेणी के आवेदकों पर ही कार्रवाई होगी। भारतीय रेल ने यात्री सुविधाओं हेतु सारथी ऐप लॉन्च किया। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में यात्री सुविधाओं के लिए एक नया रेलवे मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस रेलवे ऐप का नाम सारथी रखा गया है। रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद बाकी रेलवे ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इससे पहले टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस पता करने, PNR इंक्वायरी आदि के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते थे। भारतीय रेलवे के इस ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार किया है, जबकि इसे बनाने में लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च आया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित रेल आरंभ। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित DMU रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से हरियाणा के फर्रुखनगर तक चलेगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि यह ट्रेन पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें रेलवे को वित्तीय लाभ भी होगा। इस ट्रेन में 10 कोच हैं, जिसमें 2 मोटर और 8 पैसेंजर कोच हैं। ट्रेन के एक कोच में 89 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। DMU के प्रत्येक कोच में 300 वॉट के 16 सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस रेल को बनाने की कुल लागत 13.54 करोड़ रुपए है। इसके प्रत्येक पैसेंजर कोच के निर्माण में 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। नायडू के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को I और B मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को 17 जुलाई 2017 को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार के रूप में M वेंकैया नायडू का नाम प्रस्तावित करने के बाद नायडू ने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है। नायडू ने INDB और शहरी विकास मंत्रालयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान चौथा। वैश्विक बैंक की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अनुसार भारत एस्टोनिया, उज्बेकिस्तान और नेपाल के बाद दुनिया में चौथी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2017 से 18 वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% की वृद्धि होने की संभावना है। अगले वित्त वर्ष के लिए यह 7.5% पर बढ़ेगा। यह विश्व GDP को 2017 में 2.7% और 2018 से 19 में 2.9% तक बढ़ने के लिए योगदान देगा। देश छोड़ने वालों में भारतवासी आगे। दूसरे देशों की नागरिकता लेने वालों में भारत के लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोप के बड़े देश ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड और लातविया जैसे दूर दराज के छोटे देशों में भी भारतीय समुदाय अपना घर जमा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य देशों की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2017 के मुताबिक न्यूजीलैंड में 2012 से 2016 के बीच जिन लोगों ने शरण के लिए आवेदन दिया, उनमें चीन, भारत, फिजी और इराक के लोग सबसे ज्यादा थे। न्यूजीलैंड के बारे में लिखा गया है कि वहां शरण मांगने वालों की कुल संख्या के 11% लोग चीन, जबकि 9% लोग भारत से थे।
कोलकाता नवंबर में वैश्विक व्यापार मीटिंग की मेजबानी करेगा। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर नवंबर में कोलकाता शहर में हॉर्सेस एशिया मीटिंग, एक वैश्विक बिजनेस मीटिंग की मेजबानी करेगा। 26 नवंबर से शुरू होने वाली 2 दिवसीय व्यावसायिक मीटिंग शक्ति और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी व्यवसाय उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें 65 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुकेश अंबानी की रिलायंस पहली बार बनी 5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली बार 5 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के आंकड़े को पार कर गई। आईआरएल टाटा समूह के बाद दूसरी ऐसी कंपनी है जिसने इस आंकड़े को हासिल किया है। टाटा समूह की बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी भी 5 लाख रुपए करोड़ के बाजार पूंजीकरण के आंकड़े को पार कर चुकी है। टीसीएस के बाद रिलायंस देश की दूसरी वैसी कंपनी है जिसने 5 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया। कंपनी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के आंकड़े 20 जुलाई को जारी करेगी। 2016 से 17 में भारत में अनाज उत्पादन 8.7% बढ़कर 273.38 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। जुलाई 2017 को जारी किए गए सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 17 के दौरान भारत का अनाज उत्पादन 8.7% बढ़कर 273.38 मिलियन टन तक पहुंच गया। वर्ष 2013 से 14 के दौरान भारत में 265.24 मिलियन टन का अनाज रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। खाद्य अनाज उत्पादन डेटा चावल का उत्पादन 4.5% बढ़कर 109.15 मिलियन टन तक पहुंच गया। गेहूं का उत्पादन 5.6% बढ़कर 97.44 मिलियन टन के साथ आज तक का उच्च उत्पादन रहा। मोटे अनाज का उत्पादन 15.2% बढ़कर 44.39 मिलियन टन हो गया। भारत आतंकवाद से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा देश। अमेरिकी संसद द्वारा 19 जुलाई 2017 को पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया गया। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत आतंकवाद से प्रभावित होने वाले तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी सांसद द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पर पिछले कुछ समय से आतंकवादी हमले बढ़े हैं। इस दौरान भारत पर हुए आतंकी हमलों में पिछले वर्षों की तुलना में 16% वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 35वां देश बना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 35वां देश बन गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया। आईएसए भारत की पहल है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और किफायती ऊर्जा को बढ़ावा देना और एक स्थायी दुनिया बनाना है। इस पहल को पेरिस में नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। सरकार द्वारा जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सरकार ने 6 महीने में 2 लाख युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। कौशल भारत मिशन की दूसरी वर्षगांठ पर देश भर में 100 जीएसटी प्रशिक्षण केंद्रों, 51 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और 100 योग प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया। एसबीआई ने घर खरीदारों के लिए वेबसाइट की शुरुआत की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घर खरीदारों के लिए एकीकृत वेबसाइट एसबीआई रियलिटी शुरू की है। ग्राहक अपने सपनों का घर 30 शहरों, मेट्रो, अर्ध मेट्रो और कस्बों सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 3000 एसबीआई अनुमोदित परियोजनाओं से चुनकर कर सकते हैं। यह नई वेबसाइट बाजार में उच्च विश्वसनीयता और सद्भावना के साथ विश्वसनीय परियोजनाओं में अपने सपनों के घर की पहचान करने में ग्राहकों की सहायता करेगी। वेबसाइट एसबीआई कैप सिक्योरिटीज द्वारा डाटा सपोर्ट प्रोजेक्ट की जानकारी के संदर्भ में प्रॉप इक्विटी के सहयोग से विकसित की गई है। अत्यधिक लचीले और मजबूत कृत्रिम रेशम को विकसित किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक लचीला और मजबूत कृत्रिम रेशम विकसित किया जो लगभग पूरी तरह से पानी से बना है और इसे पर्यावरण के अनुकूल वस्त्रों और सेंसर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रमुख बिंदु यह रेशम हाइड्रोजेल नामक पदार्थ से बना है जो लगभग 98% पानी है। शेष 2% हाइड्रोजेल, सिलिका और सेल्यूलोज से बने होते हैं।
बेहद पतले धागे व्यास में मीटर में कुछ लाखवा हिस्से हैं। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी का निधन। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी का 16 जुलाई 2017 को निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। नर बहादुर भंडारी 1979 से 2017 तक राजनीति में सक्रिय रहे। उनकी पत्नी दिल कुमारी भंडारी भी सिक्किम से पूर्व सांसद रह चुकी हैं। वे 1979 में पहली बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1977 में सिक्किम जनता परिषद पार्टी का गठन किया था। आईफा पुरस्कार 2017 में शाहिद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और नीरजा सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा पुरस्कारों का 18वां संस्करण न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। आलिया भट्ट को फिल्म उड़ता पंजाब में ड्रग लॉर्ड के घर में फंसी प्रवासी लड़की की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। शाहिद कपूर को फिल्म उड़ता पंजाब में मादक पदार्थों की लत के साथ संघर्ष करने वाले पंजाबी रॉकस्टार टॉमी सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। नीरजा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला, जबकि पिंक निर्देशक अनिरुद्ध राय चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। लिली सिंह को यूनिसेफ का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूनिसेफ एम्बेसडर के रूप में लिली अपने चैनल के माध्यम से संगठन द्वारा बच्चों के लिए किए जाने वाले काम को प्रदर्शित करेंगी तथा बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगी। गुडविल एम्बेसडर कंपनी प्रसिद्ध के कारण किसी समाज सेवी कार्य का प्रचार करता है। वे साधारणतया लोगों के बीच उस समाज हित के कारण को प्रसारित करते हैं ताकि उससे समाज में बेहतर माहौल बनाया जा सके। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित। भाजपा के दलित नेता 71 वर्षीय रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को 3.34 लाख मतों के अंतर से हराया। इससे पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। वह उत्तर प्रदेश से पहले और दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। पूर्व राष्ट्रपति आर नारायणन भी दलित थे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के रामनाथ कोविंद को 7,02,044 मत और विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,67,314 मत हासिल हुए। रामनाथ कोविंद को 522 सांसदों का समर्थन मिला है। मीरा कुमार को 225 जबकि 21 सांसदों के मत रद्द किए गए। रामनाथ कोविंद को 66% वोट मिले। विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को 34% वोट मिले। टीआर जीलियांग नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने। नागालैंड में आए राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल पीबी आचार्य ने टीआर जीलियांग को आज नागालैंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया। राज्यपाल पीबी आचार्य ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को 22 जुलाई 2017 से पहले सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। राज्यपाल पीबी आचार्य ने टीआर जेलियांग को नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण भी कराई। वह 21 जुलाई 2017 को विश्वास मत हासिल करेंगे। लिजित्सु के विधानसभा न आने पर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राजभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल पीबी आचार्य ने जीलियांग को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। हरिंदर पाल संधू ने विक्टोरियन ओपन का खिताब जीता। भारतीय दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी हरिंदर पाल संधू ने विक्टोरियन ओपन का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में संधू ने ऑस्ट्रेलिया के रेक्स हेड्रिक को 77 मिनट तक चले मुकाबले में हराया। यह उनका लगातार चौथा और करियर का 9वां PSA खिताब है। इसके पहले संधू ने इस वर्ष मई से अब तक लगातार मलेशियाई टूर, मकाती ओपन और दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। रॉजर फेडरर ने 8वीं बार विंबलडन चैंपियन खिताब जीता। रॉजर फेडरर ने क्रोएशिया के खिलाड़ी मॉरिन सिलिक को हराकर साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार फेडरर ने ओपन एरा में सर्वाधिक आयु में विंबलडन खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी कायम किया। रॉजर फेडरर ने 35 साल 342 दिन की आयु में यह खिताब जीता। यह फेडरर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में वह स्पेन के राफेल नडाल से 4 खिताब आगे हैं। भारत ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक जीते।
भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हॉल में संपन्न एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक जीते। पहला स्वर्ण पदक थंगजाम तबाबी देवी, दूसरा कांस्य पदक सिमरन और तीसरा कांस्य पदक परमजीत ने जीता। तो आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।